वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम क्लास 10th का टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। देखो, सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि क्या है। तो देखो, पहले तो अब जो हमारा पेपर आएगा सेकेंड टर्म में वो 40 मार्क्स का आएगा और 2 घंटे का पेपर होगा। अब सारे क्वेश्चंस इसमें कंपलसरी होंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 3 सेक्शंस में बटे हुए होंगे और टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, जो कि सभी कंपलसरी हैं। अब सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। और जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में। और जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी, उसमें 2 केस स्टडी होंगी, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की जाएगी कुछ क्वेश्चंस में। अ स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द अल्टरनेटिव इन सच क्वेश्चंस। तो जिस भी क्वेश्चन में आप देखो कि ऑप्शंस हैं, तो वहां पर आपको दोनों में से कोई एक अल्टरनेटिव ही चूज करना है, दोनों आपको नहीं करने। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स पी एंड क्यू फ्यूजिंग टू गिव आर। दिस आर देन प्रोड्यूसेस एस टी यू एंड वी। व्हाट डू पी क्यू आर एंड एस रिप्रेजेंट। तो यहाँ आपको बताना है, यहाँ डायग्राम दिया है कि पी और क्यू आपस में मिलके ये फ्यूज करके आर बना रहे हैं और आर से एस टी यू और वी बन रहे हैं। हमें बताना है पी क्यू आर और एस क्या है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? देखो, अब पी और क्यू क्या होंगे, ये आपस में फ्यूज कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएंगे, गैमीट्स होंगे, है ना। ये दोनों क्या हैं, ये गैमीट्स हैं। और गैमीट्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, गैमीट्स आपस में मिलके जाइगोट बनाते हैं, है ना, जाइगोट बनाते हैं। और हमें पता है जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो अगर एस की बात करें, एस क्या हो जाएगा, एस होगा एम्ब्रियो। अब हमें पता है कि जो जाइगोट है, एक सिंगल जाइगोट एक सिंगल एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ये टी यू और वी यहाँ पर नहीं बनेंगे। ये जो जाइगोट है आर, इससे एक ही एम्ब्रियो बनेगा, दैट इज एस, है ना। अब ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मैंने कहा मिस्टेक इसलिए है क्योंकि ये एरो यहाँ नहीं होने चाहिए थे। अगर ये एरो यहाँ ना देकर कुछ इस तरह दिए जाते कि एस से टी बनता है, टी से यू और यू से वी, तो यहाँ पर आप क्या दिखा सकते थे, यहाँ पर हम फिर भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टेज बता सकते थे कि एम्ब्रियो से फीटस जाने में कौन कौन सी स्टेज आती हैं, है ना। ये फिर भी यहाँ आ सकता था, लेकिन यहाँ 4 एरो नहीं आएंगे। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ आंसर में? आंसर में आप ये लिख दोगे पी क्यू क्या है, पी और क्यू गैमीट्स है ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, है ना। कोई एक इसमें से मेल गैमीट होगा, कोई दूसरा जो है वो फीमेल गैमीट होगा। आर क्या है, आर इज जाइगोट। और एस क्या है, एस इज एम्ब्रियो। तो आपको 4 चीज़ें बतानी थी, हर एक चीज़ बताने के आपको आधे मार्क्स मिलेंगे और टोटल ये जो पूरा क्वेश्चन है ये हो गया 2 नंबर का। तो फोर्थ क्वेश्चन में है, विच पार्ट ऑफ द डायग्राम बिलो represents condition which are necessary to activate enzymes when a seed germinates. Justify your answer. तो हमें ये बताना है कि सीड जर्मिनेशन के दौरान जो एंजाइम चाहिए होते हैं, तो वो जो एंजाइम है उन्हें एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी हैं, ये हमें बताना है। और ये डायग्राम देखकर हमें बताना है ए बी सी या डी, तो कौन परफेक्ट कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है सीड जर्मिनेशन के लिए एंजाइम एक्टिवेशन की। तो देखो, सी क्या है, सी में आप देख रहे हो सी रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट और वाटर को, है ना। सी में देखो, सी इस पूरे सर्कल का पार्ट है ना। और किसका पार्ट है, ये डी का भी पार्ट है, मतलब ये नीचे इस वाले का भी पार्ट है ना। मतलब सी क्या है, इन दोनों का कॉमन हिस्सा है ये वाला। तो मतलब सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट और वाटर कंडीशन को, है ना, लाइट प्लस वाटर कंडीशन को। इसी तरह से ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार ये मिटा लेते हैं, है ना, और देखते हैं ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, ए ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो ये देखो ये किसका कॉमन पार्ट है, ये इस वाले में पूरे में आ रहा है ना, इस वाले का भी पार्ट है, ये इस वाले का भी पार्ट है ना। और ये नीचे इस वाले का भी पार्ट है। तो मतलब तीनों का जो कॉमन पार्ट है
वो यहाँ पर क्या है, वो ए है। तो ए मतलब ए रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट कंडीशन को भी, सूटेबल टेम्परेचर वाले कंडीशन को भी ये यहाँ पर दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है वाटर को भी। मतलब ए इज रिप्रेजेंटिंग दीज थ्री कंडीशन की ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट देखो बी क्या बता रहा है। तो देखो बी कहाँ पर आप देख रहे हो, कौन सा पार्ट है। एक बार इसे पूरे को मिटा देती हूँ जिससे डायग्राम आप देख पाओ। बी देखो इस वाले पूरे सर्कल में आ रहा है और इसमें आ रहा है ना, इन दोनों का कॉमन पार्ट है। तो मतलब ये सूटेबल टेम्परेचर और वाटर को दिखा रहा है। और लास्ट जो डी है, डी क्या है, डी सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है ना। डी क्या है, वाटर को दिखा रहा है ना। तो अब देखो जब भी सीड जर्मिनेट करता है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सीड जर्मिनेशन के लिए जो एंजाइम एक्टिवेट जब होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है, वहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो कौन सा पार्ट है जो सिर्फ लाइट को जो सिर्फ टेम्परेचर और वाटर को दिखा रहा है। तो देखो बी पार्ट है जो सूटेबल टेम्परेचर और वाटर को दिखा रहा है और लाइट यहाँ पर नहीं है ना। तो बी पार्ट आप यहाँ आंसर लिख दोगे कि जो बी पार्ट है वो नेसेसरी कंडीशन है ना। द सीड यूजुअली जनरेट इन द सॉइल वेयर लाइट इज़ नॉट नीडेड, है ना, लाइट की वहाँ ज़रूरत नहीं होती। हाउएवर सूटेबल टेम्परेचर एंड वाटर बोथ आर नीडेड, है ना, दोनों ज़रूरी होते हैं। बोथ आर नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर सीड टू जर्मिनेट बाय एक्टिवेटिंग द एंजाइम। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया है कि अगर इस तरह का डायग्राम आए, इसे वेन डायग्राम कहते हैं, तो आप किस तरह से इसे सॉल्व करोगे, किस तरह से निकालोगे कि ए बी सी और डी मतलब हर एक पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद आप को जो भी सूटेबल आंसर लगे, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन बी सूटेबल था, तो उस तरह से आप आंसर लिख दोगे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल बी इज क्रॉस ब्रेड विद दैट ऑफ अ वाइट फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल बी। तो क्या किया गया है, दो प्लांट लिए गए हैं। एक प्लांट लिया है ब्लू कलर के फ्लावर का और उसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है, दो कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है। और एक हमने लिया है वाइट कलर का फ्लावर जिसको स्मॉल बी से हमने रिप्रेजेंट किया है और इनको क्रॉस ब्रीड कराया है, मतलब आपस में हमने इनका क्रॉस करा दिया है ना। बी और छोटे जो दो बी है, इन अलील के दो पौधों का हमने क्या किया है, इनकी हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई है। ए पार्ट में बताना है, स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर वुड यू एक्सपेक्ट इन द F2 जनरेशन प्लांट। तो यहाँ बताना है F2 जनरेशन प्लांट में आप कौन से कलर के पौधों को एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो देखो यहाँ क्या बनेंगे, इस तरह से आप पहले पूरा F1 क्रॉस बना लो, है ना। F2 जनरेशन पर जाने के लिए सबसे पहले F1 क्रॉस तो आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो ब्लू फ्लावर ये रहे, है ना, जो वाइट है वो ये रहे। यहाँ से जो गैमीट्स है वो कौन कौन से आएंगे, देखो गैमीट स्टेज ये रहा। तो गैमीट्स देखो यहाँ से इस तरह से दो कैपिटल बी आए, इस वाले से दो स्मॉल बी आए, है ना। फिर इनको हमने क्या करा दिया, क्रॉस ब्रीड कराया, ये वाला बी इस वाले बी के साथ इस तरह से क्रॉस ब्रीड कर गया, क्या बना, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसी तरह से ये वाला जो बी है ये इस वाले बी के साथ अब क्या कर गया, क्रॉस ब्रीडिंग कर गया, क्या बना यहाँ, कैपिटल बी स्मॉल बी। और ये भी इसी तरह से इन दोनों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करेगा, क्या बनाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कैपिटल बी हर एक में आ रहा है ना। तो कैपिटल बी क्या है, कैपिटल बी यहाँ पर डोमिनेटिंग ट्रेट है ना। ये क्या है, डोमिनेटिंग ट्रेट है ये। तो इसीलिए जितने भी यहाँ पर आपको फ्लावर मिलेंगे सब आपको ब्लू दिखेंगे, है ना। तो F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर हैं वो आपको ब्लू दिखाई देंगे। अब बात आती है यहाँ पे F2 जनरेशन के प्लांट्स की। F2 जनरेशन में तो आपको वाइट और ब्लू दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हुए दिखेंगे, है ना। तो आप वही वहाँ लिख दोगे, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो F1 प्लांट्स के जो F1 प्लांट्स जो आए थे उनको क्या किया है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेट कराया गया है ना।
और ब्लू और वाइट दोनों ही देखने को मिल रहे हैं हमें F2 जनरेशन में। अब ये बनाया किस तरह है, देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, एक ब्लू प्लांट था, है ना। इसी तरह के दो पौधे ले लिए हमने F1 जनरेशन से, दोनों को हमने यहाँ सेल्फ पॉलिनेट कराया है। दोनों के देखो गेमीट्स क्या आ गए, यहाँ से एक बड़ा बी आएगा एक छोटा बी, इस वाले प्लांट से भी क्या आएगा एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। अब देखो क्या कराएंगे, ये जो बी है ये इसके साथ जुड़ा, क्या बना दिया इसने कैपिटल बी, ये बी इस वाले बी से जुड़ा, क्या बना दिया कैपिटल बी स्मॉल बी। ये वाला जो बी है इसने क्या किया, ये इस वाले बी के साथ जुड़ गया, क्या बनाया कैपिटल बी स्मॉल बी। और ये जो दो छोटे बी हैं इन्होंने क्या बनाया स्मॉल बी, है ना। तो अब अगर हम देखने जाएं, ये तो जीनोटाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम फिनोटिपिकली बात करें, फिनोटाइप क्या है यहाँ देखो, ये तीन क्या है, ये तीन यहाँ पे ब्लू प्लांट्स बने होंगे, है ना, ब्लू कलर के इनके फ्लावर होंगे, है ना। एक भी अगर कैपिटल ब्लू आ जाता है तो इसका कैपिटल बी आ जाता है, इसका मतलब क्या है वो ब्लू बनेगा। तो यहाँ पे तीन बने होंगे ब्लू और एक बना होगा वाइट, है ना। तो रेशियो अगर हम रेशियो की बात करें तो 3:1 यहाँ पे फिनोटाइप का रेशियो रहता है। तो स्टार्टिंग में देखो ए में हमें क्या बताना था, स्टेट द कलर ऑफ द फ्लावर बताना था कि F2 जनरेशन में हमें कौन से पौधे मिलेंगे। तो F2 जनरेशन में आपको ब्लू भी मिलेगा, ठीक है ना, ब्लू भी मिलेगा और आपको वाइट भी मिलेगा। और क्या रेशियो रहेगा 3:1, है ना। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप दोनों जो क्रॉस है वो आपको बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर, है ना, आपको वाइट फ्लावर की परसेंटेज बताना है इन F2 जनरेशन इफ फ्लावर्स ऑफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो सेल्फ पॉलिनेट अगर हमने कराया है F1 प्लांट्स को, तो यहाँ पर आपको बताना है कि F2 जनरेशन में जो वाइट प्लांट्स बने हैं उनकी क्या परसेंटेज है। तो देखो आपको पता है क्या बना है, एक टोटल 4 पौधे हैं, है ना, टोटल यहाँ पे देखो 3:1 जब रेशियो आया तो मतलब टोटल 4 पौधों में से कितने हैं वाइट, 4 प्लांट्स में से कोई एक ही वाइट है ना। तो इसका मतलब 1/4 जो प्लांट बने वो क्या है वो वाइट बने हैं, है ना। तो 1/4 इंटू क्या कर दो 100%, है ना। इसी तरह करोगे कि 4 में से कोई जो एक है वो क्या है वो वाइट बना है और इंटू कर दो 100%, क्या आ जाएगा आंसर आ रहा है 25, है ना। तो लिख दोगे आप 25% पौधे वाइट बने हैं। टोटल ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है। अब देखो 2 मार्क का है तो आप क्या करोगे, जो ए पार्ट है वो 1 नंबर का है तो सीधा आप यहाँ पर रेशियो लिख सकते हो और साथ में ये लिख दो कि F2 जनरेशन में कौन से पौधे बनेंगे, तो इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट परसेंटेज आपको बतानी है, तो ये इतना पोर्शन करने का एक और नंबर है। तो टोटल ये इस तरह हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये 3 नंबर का आता तो पूरा क्रॉस आप वहाँ करके दिखाओगे। देखो 7th क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया है और ये कहा हुआ है कि द डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। तो पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का ये पूरा डायग्राम है, जहाँ पे ये दिखा रखा है कि सन से एनर्जी आती है प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से एनर्जी जाती है प्राइमरी कंज्यूमर में और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और साथ ही साथ ये भी बता रखा है, ये जो सी आप देख रहे हो सी एरो है, यहाँ क्या हो रहा है एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। और ए क्या है, ए और बी भी क्या दिखा रहे हैं, ए और बी दिखा रहे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र की एक लेवल से दूसरे लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना। और डी दिखा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर कितनी एनर्जी लूज कर देते हैं, है ना, वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब यहाँ पूछा गया है द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस टू द इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय विच एरो। तो हमें बताना है जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो यहाँ पे कौन सा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज हो रही है वो भी हमें बताना है कौन सा एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें यहाँ पे फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी देना है एक, ठीक है, और एक यहाँ ऑप्शनल प्रश्न भी है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन भी है। अगर आपको ये ना आता हो तो फिर आपको जो सेकंड वाला है ये वाले क्वेश्चन है इस पर प्रोसीड करना है। तो पहले हम पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं। देखो बी क्या है, यहाँ पे बी ये वाला एरो है ना। तो यहाँ आपको बी क्या दिखाएगा, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, है ना। जब सन से एनर्जी आती है प्रोड्यूसर में
मान लो 1000 जूल आई, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब सेकेंड लेवल पर जाएगा, मतलब जब प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाएगा, क्या होगा, 10% लॉ लग जाता है ना। 10% लॉ क्या कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल में जाती है ना। तो 1000 का ये जो यहाँ 1000 जूल है, इसका 10% क्या हो गया, 100, है ना। तो 100 जूल यहाँ पे गई। इसी तरह 100 का 10% नेक्स्ट में जाएगा, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट में कितनी गई, 10 जूल। अब आप देखो ए और बी में ट्रांसफर ज्यादा कहाँ हुआ है, मतलब ट्रांसफर कम कहाँ हुआ है। हमें क्या बताना है, पहले तो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बताना है ना ए और बी में से। तो कम ट्रांसफर किस में हुआ, बी वाले में, है ना। तो इसीलिए हमने आंसर लिखा है बी। इसी तरह से जो सबसे ज्यादा एनर्जी लूज हो रही है इकोसिस्टम में, वो कहाँ हो रही है, वो सी में हो रही है ना। यहाँ देखो एनर्जी थी भी ज्यादा, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, काफी सारी एनर्जी लूज हो जाती है बाहर, है ना। लूज हो गई, सिर्फ 100 गई इधर नेक्स्ट वाले में, बाकी सब क्या हो गई, बाकी सब लूज हो जाती है, कुछ प्रोड्यूसर यूज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, सी जो है वो हाईएस्ट एनर्जी दिखा रहा है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दिखा रहा है, जो कि लूज हो गई है इकोसिस्टम में। और जो बी है वो दिखा रहा है कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बी और सी तो लिखोगे ही, है ना। साथ साथ में आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे 10% लॉ भी लिख सकते हो। और आपको यहाँ एग्जाम्पल देना है, तो देखो कुछ इस तरह से आप एग्जाम्पल दोगे कि अबाउट 90% ऑफ द केमिकल एनर्जी रिसीव्ड बाय द रैबिट, रैबिट क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है ना, इज यूटिलाइज्ड फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड लॉस्ट एज हीट एंड अनडाइजेस्टेड मैटर। ओनली 10% इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज। तो सिर्फ 10% वो यूज करता है। इस तरह आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दोगे। देखो जो ऑप्शनल यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक एक नंबर के दोनों पार्ट्स हैं। अब देखो, द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स इन द एयर इज द मेन कॉज ऑफ डिक्रीज इन ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर, नेम सच केमिकल। तो हमें एक ऐसे केमिकल का यहाँ नाम बताना है जो ओजोन के डिप्लेशन का मेन कारण है। तो देखो ओजोन किस लिए डिक्रीज हो रहा है, मेन कॉज क्या है, CFC है ना। CFC या फिर जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, ये कहाँ होते हैं, ये फ्रिज के अंदर होते हैं ना। फ्रिज के अंदर जो गैस है, जो कूलेंट है, वहाँ पाया जाता है मेन, तो है ना। तो CFC क्या करता है, ओजोन को डिप्लीट करता है ना। ओजोन लेयर में आपने सुना भी होगा क्या है, होल हो रहा है ना। ओजोन लेयर में जो होल है वो भी CFC की वजह से ही हो रहा है। और इस वजह से क्या होता है, जो UV रेज हैं वो एंटर कर जाती हैं अर्थ पर, है ना। और हमारी जो स्किन है उसको हार्म पहुंचाती है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट, वाई डू साइंटिस्ट थिंक दैट ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग विल बी मोर हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स देन वर पास्ट नेचुरल क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस। तो यहाँ पे ये कहा हुआ है कि जो अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, वो ज़्यादा हार्मफुल क्यों है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एज कम्पेयर टू द क्लाइमेट फ्लक्चुएशन। अब देखो क्लाइमेट में चेंजेस या फ्लक्चुएशंस तो पहले भी थे, है ना। कुछ नेचुरल फ्लक्चुएशंस आते ही थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है ना। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। रीज़न हमें बताना है। तो देखो ये इसलिए हार्मफुल है क्योंकि टेम्परेचर आप देख रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। टेम्परेचर बहुत जल्दी इस वजह से चेंज होता है, जिस वजह से ये माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। 10th क्वेश्चन पर आते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें हमें ये बताना है, ये जो स्टेटमेंट है कि एक ट्रेट हो सकता है कि इनहेरिट हो गया हो, लेकिन हो सकता है वो एक्सप्रेस ना हुआ हो, इसे हमें जस्टिफाई करना है। तो देखो मेंडल के क्रॉस के मुताबिक हम यहाँ क्या कर सकते हैं, F2 F1 और F2 जनरेशन पूरी यहाँ बना सकते हैं, है ना। एक बार बना के देख लेते हैं। देखो हम क्या लेंगे, हम इस तरह से कैपिटल टी एक प्लांट ले लेंगे, एक टॉल प्लांट ले लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट ले लिया, है ना। और दोनों को हम क्रॉस कराएंगे। इस तरह से हमने यहाँ गेमीट बना दिए हैं। इससे कौन से 2 गेमीट्स आएंगे, कैपिटल टी। यहाँ से कौन से आएंगे, छोटा टी, है ना, दोनों स्मॉल टी आएंगे। इनको हम कुछ इस तरह से क्रॉस करा देते हैं। देखो चाहो तो आप
इस तरह से करा सकते हो जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, या चाहो तो इस तरह आप टेबल बना सकते हो, जो भी आपको इजी लगे आप उस तरह से क्रॉस करा दो, है ना। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ये बनेगा। इसे और इसे मिला के क्या बनेगा, ये। इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इन दोनों का करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर आप देख रहे हो 4 पौधे बने और चारों इस तरह के बने कैपिटल टी स्मॉल टी के। अब क्योंकि एक कैपिटल टी आ गया है इसलिए आप क्या कहोगे, चारों टॉल प्लांट बने हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो इसको आप क्या करोगे, अब 4 में से आप कोई 2 पौधे ले लो, है ना। आपने कोई 2 पौधे ले लिए और इन्हें सेल्फ पॉलिनेट करा दिया, है ना। तो देखो सेल्फ पॉलिनेट जब हम इन्हें कराएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद गेमीट्स देखो पहले तो कुछ ये वाले आ रहे हैं, है ना। और क्रॉस यहाँ पे मैं एक बार करा के आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से टेबल फॉर्म में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या बनेगा, इन दोनों को क्रॉस करा के कैपिटल टी, इन दोनों को क्रॉस करा के कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को क्रॉस करा के कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पे 2 स्मॉल टी बन रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, एक यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 और 3 टॉल प्लांट बन रहे हैं, है ना। और क्या बन रहा है, एक ड्वार्फ प्लांट बन रहा है ना, एक शॉर्ट प्लांट बन रहा है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि F2 जनरेशन में आपने क्या देखा, ड्वार्फ प्लांट आया। F1 में क्या था, एक भी ड्वार्फ नहीं था, लेकिन F2 में एक ड्वार्फ प्लांट एक शॉर्ट प्लांट आया। इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप ये कह सकते हो कि जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट तो हुआ होगा F1 जनरेशन में, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, है ना। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ये जो शॉर्ट वाला यहाँ पे ये ट्रेट है, ये जो अलील है, ये क्या है, ये इनहेरिट हो ही रहा है ना। ये यहाँ से F1 जनरेशन में भी आया, यहाँ से ये F2 जनरेशन में भी आया। अब F2 जनरेशन में तो एक्सप्रेस हो गया क्योंकि हमें यहाँ पे एक ड्वार्फ मतलब एक शॉर्ट प्लांट मिला है, लेकिन F1 जनरेशन में क्या हुआ, हमें सारे टॉल मिले हैं, है ना। तो ये वाला जो ट्रेट है इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है जस्टिफाई हो जाती है कि एक ट्रेट इनहेरिट हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इनहेरिट हुआ हो और एक्सप्रेस वो उसने अपने आप को ना किया हो। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट वाला जो ट्रेट है उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था इन F1 जनरेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन दे दोगे और ये है आपके 3 मार्क का क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है जिसमें ये जो स्टेटमेंट है इसे जस्टिफाई करना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये देखो स्टेटमेंट में लिखा है द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट्स में बी कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो जो भी सेक्स होता है न्यू बॉर्न चाइल्ड का वो एक मैटर ऑफ चांस है, मतलब न्यू बॉर्न चाइल्ड मेल भी हो सकता है ना, और फीमेल भी हो सकता है ना। और मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए हमें कभी भी पेरेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि ये 50-50 चांस है। हो सकता है कि लड़का हो और ऐसा भी हो सकता है कि लड़की हो, है ना। 50-50 चांस होता है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट शोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे हमें जस्टिफाई करना है और एक फ्लो चार्ट बनाना है सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो फ्लो चार्ट आप बना दोगे। अब फ्लो चार्ट में देखो आप देख पा रहे हो फीमेल क्या है, फीमेल के पास जो क्रोमोसोम से क्या होते हैं, दोनों एक्स होते हैं, और जो मेल है उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है एक वाई क्रोमोसोम होता है। यहाँ से देखो गेमीट्स बना लोगे आप फ्लो चार्ट में, है ना। फीमेल के पास 2 एक्स गेमीट्स आ गए, मेल के पास यहाँ से एक एक्स और एक वाई गेमीट है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ क्रॉस हो गया। क्रॉस के बाद देखो 50% आप देख रहे हो कि यहाँ गर्ल चाइल्ड है और 50% आप देख रहे हो बॉय हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप फ्लो चार्ट बनाओ। अब फ्लो चार्ट में आप देख पा रहे हो जो वाई क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल है ना कि बॉय हो रहा है या फिर गर्ल हो रही है। अगर जो फीमेल है, फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है और फादर ने देखो अगर वाई क्रोमोसोम दे दिया, है ना, ये अगर आपस में फ्यूज करेंगे तो एक्स वाई बनेगा। एक्स वाई का क्या मतलब है, एक्स वाई का मतलब है कि बॉय होगा, है ना। और अगर यहाँ पे फादर ने वाई की जगह मान लो फादर की तरफ से अगर एक्स क्रोमोसोम आया होता और मदर के एक्स वाले गेमीट से वो फ्यूज किया होता
तो क्या होता, XX मतलब गर्ल चाइल्ड बनता। यहाँ से कह सकते हो कि नन ऑफ द पेरेंट डिटरमाइंस वेदर द न्यूबॉर्न चाइल्ड विल बी मेल और अ फीमेल। तो इस तरह आप ये पूरा लिख दोगे। Therefore, it is the sperm from the father which determine the sex of the child. Thus, in human beings, the sex of baby is determined by the type of sperm. Type of sperm से हम बता सकते हैं that fuses with the ovum. As the human male produces two types of sperm in equal proportion, so there are 50-50 chances, है ना, 50% चांस होते हैं that एक मेल बेबी का बर्थ होगा या फिर 50% चांस होते हैं कि एक फीमेल बेबी का बर्थ होगा। 13 क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो 3 स्टेटमेंट है और तीनों के हमें रीजन देने हैं। देखो जो ए पार्ट है उसमें दिया हुआ है फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ ये कह रखा है कि एक जो फूड चेन है उसमें जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। इसका वो हमें रीज़न देना है। तो देखो अगर सबसे पहले आपको पता है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सन है ना, सन से हमें एनर्जी मिलती है। फिर सन से कहाँ जाती है, जितने प्लांट्स है उनमें एनर्जी जाएगी। प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर्स खाते हैं, है ना, हर्बीवोर्स खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, है ना। तो अब यहाँ आप देखो सन की एनर्जी गई प्लांट में, प्लांट को हर्बीवोर कंज्यूम करता है तो हर्बीवोर में एनर्जी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्लांट से सन में वापस चली जाए एनर्जी, या फिर हर्बीवोर है, अब हर्बीवोर को प्लांट थोड़ी ना खाएगा जो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिवर्ट बैक है वो नहीं होता एनर्जी का, इसीलिए जो फ्लो है यहाँ पे क्या है वो यूनिडायरेक्शनल है। तो यही आप यहाँ लिख दोगे, है ना। मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ और आंसर देखो, आंसर यहाँ आप कुछ इस तरह लिख दोगे। Energy captured by autotroph does not revert back to the solar input and it passes to the herbivore. Next देखो replacing of plastic cup for selling tea on train is preferred. तो प्लास्टिक कप को रिप्लेस करना ज़्यादा प्रेफर्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है जो पेपर कप है अगर हमने पेपर कप से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, पेपर कप बायोडिग्रेडेबल है ना। क्या होता है कुछ टाइम बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं, इसीलिए क्या है ये इको फ्रेंडली होते हैं, है ना, पोल्यूशन नहीं फैलाते। तो इसीलिए प्लास्टिक को हम चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं पेपर कप से। नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मोर इन ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स है उनमें केमिकल बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं, इसका रीज़न बताना है। तो देखो हमें पता है जो ह्यूमन बींग है वो क्या है, इट इज़ एट द एपेक्स। एपेक्स मतलब बिल्कुल टिप पर, बिल्कुल हायर लेवल पर है ये, है ना। तो क्या होगा, अब देखो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाएगा, अब देखो प्लांट्स को ह्यूमन बींग्स ने खाया, है ना, ह्यूमन बींग्स ने खाया। या फिर और कोई एग्जांपल दे देते हैं, जैसे जैसे प्लांट हैन ने खाया, हैन को किसने खाया, ह्यूमन बींग्स ने खाया, है ना, ह्यूमन बींग्स ने खाया। देखो होगा क्या यहाँ पे, अब प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ केमिकल वहाँ ऐड ऑन हो गए पहले ही लेवल पर, है ना, दोनों ही केसेस में। फिर क्या हुआ, अब इस प्लांट को खाया हैन ने, अब हैन जब ये प्लांट को खाएगी तो वो केमिकल हैन के अंदर चले गए। फिर हैन के अंदर और भी कई जगह से क्या आ जाएंगे, केमिकल्स आ जाएंगे, है ना। तो मतलब हैन के अंदर और ज़्यादा केमिकल्स आ गए। फिर देखो जब हैन को ह्यूमन बींग कंज्यूम करेगा, मतलब चिकन खाएंगे या कुछ भी खाएंगे, क्या हो जाएगा, अब जो केमिकल हैन में थे वो किस में आ गए, ह्यूमन बींग्स में आ गए। और भी हम जैसे जैसे चीज़ खाएंगे, हम प्लांट्स भी खाते हैं और भी चीज़ें खाते हैं हम, तो क्या होता है जितने केमिकल्स हैं हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। तो हर ट्रॉफिक लेवल के साथ क्या होता है फूड चेन में, हर ट्रॉफिक लेवल के साथ जो केमिकल्स हैं वो अक्यूमुलेट होते जाते हैं और कंसनट्रेटेड होते रहते हैं। तो यही आप यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1-1 मार्क का आपको हर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक एक स्टेटमेंट आप यहाँ लिखोगे और वो सफिशिएंट है। 14 क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अब 14 क्वेश्चन जो है ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, सेक्शन सी का क्वेश्चन है।
इसका मतलब ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, और दोनों ही केस बेस्ड क्वेश्चन है और 4 नंबर के होंगे। इसमें ए और बी पार्ट तो मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है, और सी पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। आप यहाँ भी देख पा रहे हो सी में देखो और लिखा हुआ है ना, तो सी के 2 पार्ट हैं, ये करो या फिर ये करो, दोनों में से आप कोई एक ही करके आओगे। चलो अब पहले 14 के ए और बी पार्ट पढ़ लेते हैं। देखो ए और बी पार्ट में क्या पूछा है, ए में यहाँ पूछा है विच वुड बी द फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन रिगार्डिंग गिवन डेटा ऑफ F2 जनरेशन। तो यहाँ पर एक F2 जनरेशन का पूरा ये डेटा दिया है, इससे हमें बताना है कि F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या होगा। तो देखो क्या दिया है, पहले तो देख लेते हैं। प्लांट्स विद राउंड येलो कलर्ड सीड, है ना, राउंड और येलो कलर्ड सीड दिए हैं, राउंड और ग्रीन कलर्ड सीड दिए हैं, रिंकल्ड येलो सीड दिए हैं और रिंकल्ड ग्रीन कलर्ड सीड दिए हैं। अब देखो आपको पता है ये क्रॉस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, चैप्टर में ही है ये वाला क्रॉस। तो आपको पता है राउंड क्या होता है, एक डोमिनेटिंग ट्रेट है, येलो क्या है, ये भी एक डोमिनेटिंग ट्रेट है। तो स्टार्टिंग में जो F1 जनरेशन है, आपको पता है F1 जनरेशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को दिखाते हैं, है ना। तो मतलब राउंड और येलो कलर्ड सीड होंगे F1 जनरेशन में, तो सीधा सीधा आप यही लिख दोगे। अब नेक्स्ट देखो बी पार्ट में पूछा है विच वुड बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल जनरेशन रिगार्डिंग गिवन रिजल्ट ऑफ F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में आप ये जो देख रहे हो, है ना, F2 जनरेशन में आप ये जो देख रहे हो पूरा क्रॉस, और ये जो आपने देखा पूरी पॉपुलेशन है बताई हुई है कि कितने सीड कौन से कलर के हैं और किस शेप के हैं। इससे हमें बताना है कि पेरेंटल क्रॉस मतलब पेरेंट जो है पेरेंट जनरेशन, उसमें जीनोटाइप क्या होगा पेरेंट्स का। तो देखो क्या होगा, प्योर एक तो येलो सीड लिए होंगे, प्योर येलो राउंड, है ना, ये वाला क्रॉस में यही किया था, और प्योर रिंकल्ड और ग्रीन सीड लिए हैं, यही आपस में क्रॉस करते हैं तभी क्या बनाते हैं ये, तभी ये आर आर वाई वाई बनाएंगे, है ना, आर आर इस तरह आर आर वाई वाई बनाएंगे, जो कि क्या है, जो कि हो जाएंगे राउंड येलो, जो कि हमें कहाँ देखने मिले, F1 जनरेशन में देखने मिले। फिर यही क्या करेंगे, ये आगे जाके इस तरह से 9:3:3:1, ये आप यहाँ देख पा रहे हो ना, यही रेशियो यहाँ पर आ रहा है, तो ये रेशियो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट देखो जो सी पार्ट है, व्हाट आर गेमीट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो देखो कुछ इस तरह से आप कर दोगे। सबसे पहले तो गेमीट्स क्या है, आप यहाँ पे डेफिनेशन दे दो, गेमीट्स आर एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव सेल, है ना, या फिर आप इन्हें सेक्स सेल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ये कहा गया है कि कितने टाइप के गेमीट्स बनते हैं। देखो एक ही टाइप का गेमीट बनेगा, कैसे, देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो देखो एक तो यहाँ से ये येलो वाला ट्रेट आएगा, और ये किससे मिक्स होगा हर बार, दोनों स्मॉल आ रही है ना, तो यही वाला गेमीट बनेगा, है ना, 4 गेमीट बनेंगे, और चारों गेमीट क्या बनेंगे, एक सिंगल टाइप के बनेंगे, जो कि होगा वाई आर। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपको ये नहीं करना तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्मॉल वाई आर कैपिटल आर गेमीट प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो ये पेरेंट है, इससे आपको बताना है कि ये वाला जो गेमीट है इसकी परसेंटेज कितनी बनेगी। देखो कुछ इस तरह से आप यहाँ लिख लोगे, मैं एक बार ये मिटा देती हूँ। देखो तो देखो क्या किया है आपने, ये आपके पास पेरेंट है ना, आपको पता है इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये जो कैपिटल वाई है ये इस आर के साथ जुड़ सकता है कुछ इस तरह, ये जो है ये इस आर के साथ जुड़ सकता है कुछ इस तरह, है ना, ये जो वाई है छोटा वाला ये इस आर के साथ जुड़ सकता है इस तरह से, और ये वाई इस आर के साथ जुड़ सकता है ना, कुछ इस तरह से। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, आधे सीड ये वाले हैं और आधे गेमीट ये हैं और आधे ये वाले हैं, तो 50-50% है ना, 50% चांसेस है, 50-50 गेमीट्स बने हैं, तो आप यही लिख दोगे 50% प्लांट्स विद रिंकल्ड एंड येलो कलर्ड सीड्स एंड 50% प्लांट्स विद रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड। आपको वैसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्या लिखोगे
50%, ये क्रॉस करके दिखा दो, है ना, और क्या लिख दो, 50% गैमीट्स बनेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।